session is for chapter 4 which is valuation of long term securities. जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ हैं जैसे बॉन्ड्स है और स्टॉक मार्केट में जो भी सिक्योरिटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं या प्राइवेट बॉन्ड है, उसके बारे में, उसकी वैल्यूएशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के एंड होने पे हम क्या सीखेंगे? डिस्टिंग्विश अमंग द वेरियस टर्म यूज्ड टू एक्सप्रेस वैल्यू। या वैल्यू को हम कैलकुलेट करने में, उसको एक्सप्रेस करने में कौन कौन से टर्म हम यूज़ करते हैं। हम जो बॉन्ड्स है, प्रेफर्ड स्टॉक है और कॉमन स्टॉक, उसको कैसे वैल्यू करते हैं। और हम जो यील्ड है या रेट ऑफ रिटर्न है, कोई भी जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ हैं, जो एग्जांपल दी है, बॉन्ड्स है, प्रेफर्ड स्टॉक है, कॉमन स्टॉक है, तो उसके रेट ऑफ रिटर्न जो यील्ड है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। और उसके अलावा लिस्ट एंड एक्सप्लेन अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ बॉन्ड प्राइसेस। तो जो बॉन्ड प्राइसेस का बिहेवियर है उसकी ऑब्जर्वेशन को हम लिस्ट करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट हमारा है द वैल्यूएशन ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी को वैल्यू हम कैसे करते हैं और वो क्यों करते हैं और वो कौन कौन से हैं। डिस्टिंक्शंस अमंग वैल्यूएशन कॉन्सेप्ट, ये हम देखेंगे कौन कौन सा वैल्यूएशन कॉन्सेप्ट है जो और उनके दरमियान में क्या फ़र्क है जब हम एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। बॉन्ड वैल्यूएशन है, प्रेफर्ड स्टॉक वैल्यूएशन है, कॉमन स्टॉक वैल्यूएशन और रेट ऑफ रिटर्न जो है ना। तो ये 4 टाइप्स जो है ना हम इसमें पढ़ेंगे। बॉन्ड वैल्यूएशन, प्रेफर्ड स्टॉक वैल्यूएशन, कॉमन स्टॉक वैल्यूएशन और रेट ऑफ रिटर्न। व्हाट इज़ वैल्यू? अभी इसमें हम पढ़ेंगे लिक्विडेशन वैल्यू। इसमें जो भी टर्म्स हम यूज़ करते हैं तो उसको डिफाइन करेंगे कि वो क्या होती हैं, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। लिक्विडेशन वैल्यू, लिक्विडेशन बहुत कॉमन नाम है कि आप अपने एसेट्स को कैसे लिक्विड करते हो, मतलब कि आप अपने एसेट्स को कैसे कन्वर्ट करते हो मनी में, मॉनेटरी वैल्यू में, तो वो लिक्विडेशन होता है। तो जैसे अभी हम पढ़ते हैं लिक्विडेशन वैल्यू रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ मनी दैट कुड बी रियलाइज्ड मीन व्हेन यू टेक इट, व्हेन यू गेट अ होल्ड ऑफ इट। If an asset or group of assets is sold separately from its operating organization, तो ऑपरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन से हम उसको सेपरेट करेंगे, मतलब क्योंकि हमने ऑर्गेनाइजेशन को सेल नहीं करना, सिर्फ एसेट को या ग्रुप ऑफ एसेट को हमने सेल करना या उसको रियलाइज करना इन टर्म्स ऑफ मनी, तो उसको उस वैल्यू को हम लिक्विडेशन वैल्यू कहेंगे। उससे आगे हमारा क्या आएगा? गोइंग कंसर्न वैल्यू। गोइंग कंसर्न वैल्यू, गोइंग कंसर्न बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का कि हम जो भी अकाउंट्स बनाते हैं वो इस अजम्पशन पे बनाते हैं कि दिस बिजनेस विल रन फॉर एन अदर ईयर। तो गोइंग कंसर्न जो वैल्यू है, जब हम इसकी स्टॉक की वैल्यूएशन की बात करते हैं तो ये क्या होगा? रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ फर्म कुड बी सोल्ड फॉर एज अ कंटिन्यूइंग ऑपरेटिंग बिजनेस। तो जो चलता बिजनेस जो सेल कितने का हो सकता है उसकी वैल्यू को हम गोइंग कंसर्न वैल्यू कहेंगे। तो लिक्विडेशन वैल्यू और गोइंग कंसर्न वैल्यू में क्या होगा? लिक्विडेशन जो है वो इन टर्म्स ऑफ मनी, आप कोई भी एसेट या ग्रुप ऑफ एसेट सेल करते हो, और गोइंग कंसर्न वैल्यू क्या है कि आप पूरी की पूरी फर्म एज अ कंटिन्यूइंग ऑपरेटिंग बिजनेस आप उसको सेल करते हो, चलता बिजनेस जिसको कहते हैं। उसके बाद है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू बहुत कॉमन है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है कि एसेट जो है उसकी जो कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट, उस माइनस जो भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी उसको हम बुक वैल्यू कहेंगे। दूसरा क्या है? अ फर्म टोटल। अच्छा, ये बुक वैल्यू एसेट की होगी कि आपकी जो एसेट की कॉस्ट है उसमें से आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। लेकिन फर्म की जो बुक वैल्यू है वो क्या है कि टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। तो ये आपका वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, तो वो फर्म की वैल्यूएशन हो जाएगी, ठीक है, बुक वैल्यू। और फिर इसके साथ क्या कहता है? एंड प्रेफर्ड स्टॉक एज लिस्टेड ऑन द बैलेंस शीट। और एक तो ये वैल्यू आ जाएगी, उसके अलावा उसके साथ क्या आ गया? उसका जो स्टॉक है, प्रेफर्ड स्टॉक है जो बैलेंस शीट पे लिस्ट है, वो भी होगा, तो उसकी हम उसकी वैल्यू को बुक वैल्यू कहेंगे ऑफ अ फर्म। तो ये डिफरेंस है, बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट वो नॉर्मल है, फर्म की ये होगा कि टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़, तो इसको वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं। तो वो वर्किंग कैपिटल आप कैलकुलेट करोगे और फिर प्रेफर्ड स्टॉक जो है बैलेंस शीट में वो देखेंगे, तो वो बुक वैल्यू होगी फर्म की।
Market value, it's very common from the name. It represents the market price at which an asset trades. तो कोई भी एसेट जो ट्रेड हो रहा हो मार्केट प्राइस पे, उसको मार्केट वैल्यू कहेंगे. उसके बाद आ जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू. इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो कोई भी सिक्योरिटी है, जब आप उसको उसकी वैल्यू करते हो या उसको ओन करते हो, तो वो बहुत सारे वैल्यूएशन के फैक्टर्स आपको कंसीडर करने होता है. तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू, उसमें कैलकुलेटरी जो है फैक्टर्स भी होंगे, कंट्री के डोमेस्टिक फैक्टर होंगे, पॉलिटिकल मैटर्स हो सकते हैं, कंपनी के मतलब इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स हो सकते हैं. तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू रिप्रेजेंट्स द प्राइस अ सिक्योरिटी ऑट टू हैव बेस्ड ऑन ऑल फैक्टर्स बेरिंग ऑन वैल्यूएशन. तो वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी. तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो हमने पढ़े हैं. अभी बॉन्ड वैल्यूएशन हम पढ़ेंगे. हमने पहले पढ़ा था कि सिक्योरिटीज़ की वैल्यूएशन, तो उसमें बॉन्ड वैल्यूएशन हमने कहा था कि हम पढ़ेंगे. कॉमन स्टॉक वैल्यूएशन पढ़ेंगे और प्रेफर्ड स्टॉक वैल्यूएशन. तो बॉन्ड वैल्यूएशन पे हम आते हैं. इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होंगी? टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के, बॉन्ड्स की कितनी टाइप्स हैं, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स, हैंडलिंग, सेमी एनुअल कंपाउंडिंग. ये हमने पिछले चैप्टर में सेमी एनुअल और क्वार्टरली और मंथली हमने पढ़ा था कंपाउंडिंग का. तो उसको बॉन्ड्स की वैल्यूएशन में हम कैसे हैंडल करेंगे, तो वो है हैंडलिंग सेमी एनुअल कंपाउंडिंग. तो इम्पोर्टेंट जो बॉन्ड टर्म्स है वो आ गई. अ बॉन्ड इज अ लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय अ कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट. तो ये एक लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है. गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये डेट इंस्ट्रूमेंट है, बिकॉज गवर्नमेंट गिव्स यू अ बॉन्ड एंड गेट मनी फ्रॉम यू. तो वो एक, या तो वो गवर्नमेंट होती है या कोई कॉरपोरेशन होती है, वो इशू करती है. तो ये डेट इंस्ट्रूमेंट है और ये लॉन्ग टर्म होता है, इसको हम बॉन्ड कहते हैं. अच्छा, उसके बाद है कि नेक्स्ट है मैच्योरिटी वैल्यू, MV. मैच्योरिटी वैल्यू और फेस वैल्यू, ये दोनों नेम यूज हो सकते हैं, तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना. मैच्योरिटी वैल्यू और फेस वैल्यू. द मैच्योरिटी वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड इज द स्टेटेड वैल्यू. For example, in case of US bond, the face value is usually $1,000. तो ये मैच्योरिटी की बेस पे है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है, तो मैच्योरिटी जो पीरियड है वो ज़्यादा होगा, और मैच्योरिटी पीरियड जो ज़्यादा, उस पर ये कितना इसकी प्राइस बॉन्ड की जो है ना वो स्टेटेड है, तो वो इसकी मैच्योरिटी वैल्यू होगी. दूसरा कूपन रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको हर दफ़ा वैल्यूएशन में पहले कूपन रेट जो है ना वो कैलकुलेट करना होता है. कूपन रेट, तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है. बॉन्ड्स कूपन रेट इज द स्टेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट. कूपन रेट हम निकालते हैं, स्टेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, ऑलरेडी डिफाइन होता है. लेकिन हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं कि जो एनुअल इंटरेस्ट है आपका, जो भी वो परसेंटेज हमें बताएंगे रेट ऑफ रिटर्न, उसको जो डिविडेंड से हम डिवाइड करेंगे और हमारे पास वो कूपन रेट आ जाएगा. द एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट डिवाइडेड बाय बॉन्ड्स फेस वैल्यू. सॉरी, इसमें क्या है, कूपन रेट को हम हमारे पास दो चीज़ें होंगी. एक एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट होगी कि एनुअल हम इंटरेस्ट पेमेंट कितनी कर रहे हैं, टोटल पेमेंट नहीं, इंटरेस्ट पेमेंट. उसको हम डिवाइड करेंगे बॉन्ड फेस वैल्यू, जो कि आपकी स्टेटेड है. आपको बताया गया कि बॉन्ड की वैल्यू कितनी है, ये आपको क्वेश्चन में बताया होगा. तो जो भी क्वेश्चन की हम वैल्यूएशन करेंगे, पहले हमने कूपन रेट निकालना है. उसके बाद डिस्काउंट रेट जो है वो आपको पता है, कैपिटलाइजेशन रेट उसको भी कहते हैं, और वो बॉन्ड के रिस्क पे डिपेंड करता है. और वो रिस्क फ्री रेट जो आपके पास रेट डिफाइन होगा, उसके साथ हम उसका रिस्क का प्रीमियम जो है ना वो ऐड करते हैं. तो इससे फिर वो डिस्काउंट रेट जो है ना वो कैलकुलेट होता है, या डिस्काउंट रेट उस पर डिपेंडेंट होता है. तो इसका मैं पढ़ता हूँ. द डिस्काउंट रेट इज डिपेंडेंट ऑन द रिस्क ऑफ द बॉन्ड एंड इज कंपोज्ड ऑफ. तो इसमें दो चीजें कौन सी होंगी, इज कंपोज्ड ऑफ रिस्क फ्री रेट प्लस अ प्रीमियम फॉर रिस्क. तो रिस्क फ्री रेट तो बगैर रिस्क हो गया, तो उसमें जो रिस्क इन्वॉल्व है उसका फैक्टर भी हम प्लस करेंगे. तो ये इस कंपोजिशन को डिस्काउंट रेट हम कहेंगे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स है. परपेचुअल बॉन्ड, ये क्या होता है? परपेचुअल मतलब एज डिराइव्ड फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड के
टू इन्फिनिटी, मीन्स विच नेवर एंड्स। तो ये ऐसा बॉन्ड है दैट नेवर मैच्योर्स, इट हैज़ एन इनफाइनाइट लाइफ। तो ये फिर आप इसका ये देख लेंगे वैल्यूएशन ऑफ द बॉन्ड। तो ये आपका कूपन रेट है आई, ये कूपन रेट हमने पीछे इधर पीछे पढ़ा था, तो ये आई आपका वो है। और उसके बाद आपका ये फैक्टर आ गया है जो भी आपका ईयर 1 पे है, ईयर 2 पे है, और ईयर 3, और इस तरह जाता जाता ये इन्फिनिटी तक है, ठीक है। तो हम जब इसको पूरा समराइज करते हैं तो ये हमारा फार्मूला बनता है रिड्यूस फॉर्म में। ये फार्मूला आपको जहन में रखना है, V इज इक्वल टू आई ओवर के डी। आगे फिर एग्जाम्पल में ये बहुत वाजे हो जाएगा। तो परपेचुअल बॉन्ड की एग्जाम्पल जो है वो क्या है कि बॉन्ड P हैज़ अ $1000 फेस वैल्यू, ठीक है। फेस वैल्यू हमने पढ़ा था पहले, फेस वैल्यू एंड प्रोवाइड्स एन 8% एनुअल कूपन। तो ये 8% एनुअल कूपन है, ये कूपन रेट नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो हम वो कैलकुलेट करेंगे। द एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट इज 10%। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द परपेचुअल बॉन्ड? तो आई हमारा जो है वो 1000 इंटू 8, ठीक है। तो वो ये 80 आ गया हमारा। के डी जो है वो 10% है डिस्काउंट रेट, और V जो है वो हमारा फार्मूला है, ठीक है, I ओवर के डी। $80 ओवर 10%, तो 800 हमारी जो परपेचुअल बॉन्ड की वैल्यू है वो $800 है। फेस वैल्यू मतलब जो है ये जिस पे मैच्योर होगा, लेकिन क्योंकि ये इन्फिनिटी परपेचुअल है, इन्फिनिटी तक जाता है, तो हम इसकी फेस वैल्यू को ये नहीं कह सकते कि ये मैच्योर कब होगा। तो इसकी कैलकुलेशन जब हम करेंगे वैल्यू परपेचुअल बॉन्ड की, तो क्या होगा कि आई जो हम कैलकुलेट करेंगे 1000 इंटू 8%, तो क्या होगा $80, और फिर 10% डिस्काउंट रेट है। तो जब हम इसका फार्मूला जो रिड्यूस फॉर्म में था वो लगाएंगे तो हमारा $800 उसकी वैल्यूएशन आएगी। ये जो भी वैल्यूएशन है ये आपको याद रखना है कि ये डिस्काउंटिंग पे है, ये हमने करंट पे उसकी वैल्यू करनी है, क्योंकि जो भी बॉन्ड है अगर वो इन्फिनिटी पे है, परपेचुअल बॉन्ड है, कोई मैच्योरिटी नहीं है, तो उसको डिस्काउंटेड वैल्यू हमने कैलकुलेट करना था। तो वैल्यू ऑफ द बॉन्ड क्या होगी, वो करंट रेट पे होगी, तो वो डिस्काउंट होके करंट जो पीरियड है उस पे आएगी। अच्छा, ये कैलकुलेटर टू सॉल्व, ये पूरा वो लाइन थी कैलकुलेटर की, तो ये आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये सेम चीज है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। अच्छा, हमने परपेचुअल बॉन्ड पढ़ा, उसके बाद अ नॉन जीरो कूपन पेइंग बॉन्ड। नॉन जीरो कूपन पेइंग बॉन्ड इज अ कूपन पेइंग बॉन्ड विद अ फाइनाइट लाइफ, मीन्स के उसकी मैच्योरिटी डिफाइन होती है कि वो कब मैच्योर होगा, 20 साल में, 10 साल में, 30 साल में। तो जब ये मैच्योर होगा तो हम क्या करते हैं, हम एक तो उसकी नॉमिनल प्राइस जो फेस वैल्यू होगी उसको डिस्काउंट करेंगे, तो हमारे पास वो डिस्काउंटेड वैल्यू आ जाएगी, प्लस हम उसकी मार्केट प्राइस जो है वो देखेंगे, मार्केट वैल्यू जो है, ठीक है। तो ये हमारा दोनों ऐड होंगे तो हमारे पास नॉन जीरो कूपन पेइंग बॉन्ड जो है वो आ जाएगा। अभी मिसाल लेते हैं, इससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। बॉन्ड सी हैज़ अ 1000 फेस वैल्यू एंड प्रोवाइड्स एन 8% एनुअल कूपन फॉर 30 ईयर्स। सो 30 ईयर्स की डिस्काउंटिंग है, और ये एन्युटी पे होगा क्योंकि आपका रेट 8% वो फॉर 30 ईयर्स सेम है। द एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट 10%, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कूपन बॉन्ड? तो आपने 80 जो है आपने वो पहले कैलकुलेट किया हुआ है, कूपन रेट 80 का, सेम एग्जांपल का, ठीक है। $1000 पे जो 8% है वो 80 है। अच्छा, इसको आपने डिस्काउंट किया है, तो PVIFA क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी। तो एन्युटी क्यों है, क्योंकि ये सेम है फॉर द 30 ईयर्स, तो ये 10% डिस्काउंट हमने किया फॉर 30 ईयर, तो आपको ये फैक्टर मिला। 10% आपने देखना है और फिर 30 ईयर्स का ये आपको टेबल से मिल गया, तो 80 जो इसकी कूपन रेट है वो आ गया, प्लस मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या थी, या फेस वैल्यू 1000 MV, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू का हमने फेस वैल्यू भी जब हमने इसको डिफाइन किया था, तो जब 1000 को आपने डिस्काउंट किया तो इसमें एन्युटी नहीं है, ठीक है, ये सिंपल है। तो इसको क्योंकि ये कूपन जो रेट है वो सेम होगा
फॉर 30 ईयर्स, सो दैट्स व्हाई इट्स एन एन्यूटी। लेकिन ये जो फेस वैल्यू है ये सिंपल फैक्टर है डिस्काउंट का, तो हम इसको सिंपल फैक्टर एन्यूटी टेबल में नहीं देखेंगे, सिंपल प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल में देखेंगे। तो इसका हमने डिस्काउंट जो है 10% पे 30 ईयर्स का कैलकुलेट किया, तो ये आ गया। तो ये 80 का हमारे पास ये 57 आ गया, 1000 का ये आपका टोटल जो है ये 811.16। तो ये 80 जो डॉलर है इसका जब एन्यूटी का 30 इयर्स का 9.427, तो ये 754 आ गया। 1000 को आपने डिस्काउंट किया 10% पे फॉर 30 इयर्स, तो ये 57 आ गया। तो इसकी जो वैल्यू ऑफ द कूपन बॉन्ड है वो $811 आपके पास आ गई है। तो ये इसमें जब आपके पास इन्फिनिटी नहीं है, फाइनाइट है, और नॉन ज़ीरो कूपन पेइंग बॉन्ड है कि इसमें आपको कुछ ना कुछ मिलेगा नॉन ज़ीरो। आगे ज़ीरो का भी हम एग्जांपल जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें हम मार्केट वैल्यू और उसके अलावा एन्यूटी फैक्टर का जो है इसका कूपन रेट का वो हम निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास बॉन्ड की वैल्यू आएगी। फार्मूला का ये वही है, BMT 80% एनुअल इंटरेस्ट है, फेस वैल्यू का 8%, ठीक है, जो पेमेंट टर्म है। उसके अलावा 10% जो है वो आपका रेट पर पीरियड है, 30 इयर्स एनुअल बॉन्ड है। तो आपने इसको ये भी याद रखना है कि जब ये ट्वाइस अ ईयर हो जाएगा और फॉर 15 इयर्स होगा, आगे एक एग्जांपल आएगी, वो उसमें फिर ज़्यादा ब्रीफ जो है एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। अब पहले हमने क्या पढ़ा था, परपेचुअल बॉन्ड, उसके बाद हमने पढ़ा था नॉन जीरो कूपन बॉन्ड, अभी हम पढ़ेंगे जीरो कूपन बॉन्ड। A zero coupon bond is a bond that pays no interest but sells at a deep discount from its face value. It provides compensation to investors in the form of price appreciation. तो जब इंटरेस्ट कोई पे नहीं होगा तो सारी की सारी इनकम क्या होगी, आपकी जो फेस वैल्यू होगी उसकी डिस्काउंटेड वैल्यू पे, क्योंकि हमने करंट वैल्यू निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू। तो जो भी फेस वैल्यू होगी, लेकिन उसमें क्या होगा कि जब इंटरेस्ट पे नहीं होता तो वो ज़ीरो रहेगा, और आपकी जो वैल्यूएशन है फेस वैल्यू की उसी में प्राइस एप्रिसिएशन मिलेगी, उसी का फ़ायदा होगा, लेकिन इंटरेस्ट नहीं होगा। तो इसको हम ज़ीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं। तो नॉन ज़ीरो कूपन बॉन्ड में क्या था कि इंटरेस्ट भी था और मार्केट वैल्यू को भी हमने डिस्काउंट किया था। तो अभी इसमें फार्मूला क्या हो जाएगा कि मार्केट वैल्यू ओवर जो डिस्काउंट फैक्टर है वो आ जाएगा डिस्काउंट रेट का। अच्छा, अभी एग्जाम्पल है इसको डिफाइन करने के लिए। बॉन्ड्स Z has a $1,000 face value and a 30-year life. The appropriate discount rate is 10. What is the value of a zero coupon bond? तो हमारा ये फेस वैल्यू आ गई। ये जीरो कूपन बॉन्ड जो है, क्योंकि इसमें डिस्काउंट रेट कूपन रेट नहीं आएगा क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो इंटरेस्ट उसको 30 इयर्स तक नहीं मिल रहा, जो कि लास्ट एग्जांपल में $80 हमने कैलकुलेट किया था कि जो उसको 30 इयर्स तक मिलेगा, क्योंकि 8% था फेस वैल्यू का, 8% $80 था, तो $80 उसको 30 इयर्स तक मिलना था। तो 30 इयर्स तक जो उसको मिलना था तो उसका हमने एन्यूटी फैक्टर लिया था प्रेजेंट वैल्यू का, तो वो 30 इयर्स का एन्यूटी फैक्टर हमारा वो आ गया था $80 का। तो वो नॉन ज़ीरो कूपन बॉन्ड में था, और अभी ज़ीरो कूपन बॉन्ड में क्या है कि सिर्फ आपकी फेस वैल्यू को डिस्काउंट होगा, तो ये 57 आएगा। ये वही कैलकुलेटर का ये आप देख लीजिएगा। अभी सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है, तो बॉन्ड्स हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें परपेचुअल बॉन्ड था, नॉन ज़ीरो वैल्यू बॉन्ड था और ज़ीरो वैल्यू बॉन्ड था। अभी सेमी एनुअल कंपाउंडिंग क्या होती है? मोस्ट बॉन्ड्स इन द US पे इंटरेस्ट ट्वाइस अ ईयर। अभी वो जो एनुअल हम 1 का फैक्टर लेते थे, वो अभी हम क्या लेंगे, वो हाफ फैक्टर लेंगे। तो जो KD होगा उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, जो डिस्काउंट रेट होगा, क्योंकि डिस्काउंट रेट जो भी होता है रेट ऑफ रिटर्न वो एनुअल होता है परसेंटेज के हिसाब से, तो वो जब ट्वाइस अ ईयर होगा तो वो फिर हम उसको डिवाइड करेंगे बाय 2। सो एडजस्टमेंट जो हम करेंगे, 3 एडजस्टमेंट्स हैं, वो जो हम करेंगे वो कैलकुलेशन सेम होगी, बस ये एडजस्टमेंट हमें करनी है कि हम जो KD है उसको डिवाइड करेंगे बाय 2 बिकॉज इट्स सेमी एनुअल ट्वाइस अ ईयर। दूसरा क्या होगा, मल्टीप्लाई n बाय 2,
नंबर ऑफ ईयर्स होगा, मिसाल के तौर पे अगर वो नंबर ऑफ ईयर्स 30 है तो वो 60 हो जाएगा, क्योंकि 60 टाइम्स उसका वो पे होगा। अगर वो 15 है तो वो 30 हो जाएगा। तो एक ये हमने एडजस्टमेंट करनी है। तीसरी क्या है, डिवाइड 1/2 I/2। तो जो हमारा कूपन रेट होगा उसको हमने 2 से डिवाइड करना है। कूपन रेट अभी हमारी लास्ट एग्जांपल में 80 था, तो 80 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा वो 40 आ जाएगा। अगली एग्जांपल में आपको समझ आ जाएगी। तो ये 3 एडजस्टमेंट्स करनी है हमने अगर हमें सेमी एनुअल कंपाउंडिंग करनी है। अच्छा, अभी हम सेमी एनुअल कंपाउंडिंग में जो है ना नॉन जीरो कूपन बॉन्ड जो है ना उसकी एडजस्टमेंट देखेंगे। तो उसमें पहले हमारा क्या था कि आई था सिर्फ, जो कि हमारा कूपन रेट था, तो उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया है, और केडी को भी हमने 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये एडजस्टमेंट आ गई है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने जो एन है, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स, क्योंकि मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू जब वो मैच्योर होगा उस पे होगा, और ये नॉन जीरो कूपन बॉन्ड है, तो ये एन को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से। तो ये 1, 2 और ये 3, ये जो एडजस्टमेंट्स आपने यहाँ पढ़ी हैं वो यहाँ पे उसने हाईलाइट कर दिया है फार्मूला के में। तो फार्मूला वही होगा कि आपका कंपाउंडिंग निकालेंगे आप सेमी एनुअल, उसमें 3 एडजस्टमेंट्स के बाद वो सेम फार्मूला, और उसके साथ मार्केट वैल्यू जो है फेस वैल्यू, उसको आप डिस्काउंट करेंगे जो नंबर ऑफ ईयर्स। अभी नंबर ऑफ ईयर्स अगर 30 है तो वो 60 हो जाएगा, क्योंकि 60 टाइम पे हुआ है, और अगर वो 15 है तो वो 30 हो जाएगा। अब ये एग्जांपल है, Bond C has a $1,000 face value and provides an 8% semi-annual coupon for 15 years. The appropriate discount rate is 10%. अच्छा, अभी जो आपका कूपन रेट है वो कैसे कैलकुलेट हुआ, $1,000 इंटू 8%, 80। लेकिन क्योंकि ये सेमी एनुअल है तो आपने क्या किया, 80 को डिवाइड कर दिया 2 से, तो वो $40 आ गया। एक दूसरा आप ये कर सकते हैं कि ये एनुअल इंटरेस्ट है, आप इसको हाफ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप एनुअल जो है उसका कूपन रेट निकाल के उसको 2 से डिवाइड करें, तो वो एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो वो $40 आएगा। 15 ईयर्स है तो ये नंबर ऑफ ईयर्स n, इसको भी हमने मल्टीप्लाई कर देना 2 से, तो ये हमारा जो पीरियड्स हो जाएगा वो 30 पीरियड्स हो जाएगा। और हमारा डिस्काउंट रेट जो है 10% है, एनुअल रेट, ठीक है। तो अभी कूपन बॉन्ड की वैल्यू क्या होगी ये हम कैलकुलेट करते हैं। वही आपने कंपाउंड करना है जो भी आपका कूपन रेट है। तो कूपन रेट हमारा 8% 1000 का आया था 40, लेकिन क्योंकि ये सेमी एनुअल है तो हमने उसको 2 से डिवाइड किया तो ये 40 आ गया। और उसके बाद हमने डिस्काउंट रेट भी एनुअल है, इसको क्योंकि सेमी एनुअल है तो ये 5% पे आ गया, तो ये 5% होगा। और 15 ईयर्स है, लेकिन सेमी एनुअल है तो 30 टाइम्स जो है वो इंटरेस्ट पे हुआ, तो ये 15 इंटू 2 30 आ जाएगा। तो हमने 5% को 30 पे उसका फैक्टर, एन्युटी फैक्टर देखना है प्रेजेंट वैल्यू का, तो वो ये आ जाएगा। तो ये इसकी कंपाउंडिंग हमारे पास आ जाएगी। और उसके अलावा जो फेस वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, वो 1000 है, उसको हम डिस्काउंट कर लेंगे, ये नॉर्मल है। और लेकिन सेम डिस्काउंट रेट होगा और सेम उसके जो ईयर्स होंगे जैसे आपने कैलकुलेट किया फॉर सेमी एनुअल। तो ये आपकी वैल्यूएशन ऑफ द कूपन बॉन्ड आ जाएगी $845। उसके अलावा अभी मतलब वही बात है कैलकुलेटर में भी जैसे किया कि वो 15 ईयर्स सेमी एनुअल था तो हमने इसको 30 बना दिया। 5% इंटरेस्ट क्योंकि 10% डिस्काउंट था तो सेमी एनुअल था तो उसको 2 से डिवाइड कर दिया। उसके अलावा सेमी एनुअल कूपन जो वैसे एनुअल जो था वो 80 था तो उसको हमने 40 कर दिया। और 1000 जो है उसकी ये फ्यूचर वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, तो इसको हमने डिस्काउंट कर दिया 15 ईयर्स पे, यानी कि 30 टाइम्स, क्योंकि ये सेमी एनुअल है। अभी सेमी एनुअल कूपन बॉन्ड एग्जांपल, let us use another worksheet on your calculator to solve this problem. Assume that bond C was purchased, settlement, blah blah. So ये कैलकुलेटर का मतलब है, आपने ये इसमें अभी क्या कह रहा है कि what is its percent of par, par वैल्यू जो है ये बॉन्ड जो बॉन्ड वैल्यू है, what is the value of the bond। पहले तो वो क्या कह रहा है कि कितनी परसेंट है पार की और उसकी वैल्यू बॉन्ड की कितनी है। तो ये कैलकुलेटर क्या, तो वो फिर हम किसी सेशन में पूरे सिर्फ कैलकुलेटर की कैलकुलेशन रखेंगे तो वो आपको हम बता देंगे अब वो कैसे होगा। अभी
सेमी एनुअल कूपन बॉन्ड एग्जांपल क्या है, व्हाट इज इट्स परसेंट ऑफ पार एज कोटेड इन द फाइनेंशियल पेपर 84.628%, ये इसने पार कैलकुलेट की है उसकी बेस पे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड 84 जो उसकी पार वैल्यू है इनटू द फेस वैल्यू, तो ये वैल्यू बॉन्ड की वैल्यू आ गई जो कि हमारी कूपन वैल्यूएशन भी इसको हम कहते हैं, तो $846 आ जाएगी। तो सेम एज ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट हुई है, लेकिन जो अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, it will not take so much time for you to calculate in the examination because you will be provided with the tables for annuity table, the present value, interest factor, annuity table. तो अभी next है preferred stock valuation. Preferred stock is a type of stock that promises a usually fixed dividend but at the discretion of the board of directors. अभी dividend जो नॉर्मल होता है वो डिविडेंड बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स होता है कि कंपनी ने जो भी टैक्स पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है, जो भी लायबिलिटीज़ है उसके बाद जो उसकी इनकम है तो उसके हिसाब से वो एक डिविडेंड पे आउट रेशो कैलकुलेट करते हैं और वो रखते हैं और उसके हिसाब से वो दे देते हैं। लेकिन प्रेफर्ड स्टॉक क्या होता है कि जहाँ पे डिविडेंड पे होता है लेकिन वो फिक्स्ड होता है, वो कहते हैं कि आपको कंपनी जितना मर्जी प्रॉफिट बनाए, जितनी मर्जी प्रॉफिटेबल है, अगर कम प्रॉफिटेबल है इतना आपको डिविडेंड मिलेगा। लेकिन इसको कौन डिसाइड करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके डिस्क्रिप्शन पे। Preferred stock has preference over common stock in the payment of dividends and claim on assets. तो ये कॉमन स्टॉक से जो है ना डिफरेंट है और ये प्रेफर्ड है। कॉमन स्टॉक में क्या होता है कि आपको डिविडेंड जो है ना बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स मिलता है। तो अभी प्रेफर्ड स्टॉक वैल्यूएशन में जो डिविडेंड है ना वो आपका मेन इसमें कैलकुलेशन में आ जाएगा क्योंकि वो डिविडेंड पे होता है। तो पहले हमारा क्या था, वो इंटरेस्ट था, तो वो हम कहते थे उसका कूपन रेट निकालते थे। तो अभी क्या है कि डिविडेंड को हमने एज अ मेन फैक्टर लेना है फॉर द कैलकुलेशन। तो वैल्यू ऑफ द बॉन्ड क्या आ जाएगी, डिविडेंड है, उसके बाद आपका डिस्काउंट रेट जो भी है उसका फैक्टर आ गया फॉर 1 ईयर, फॉर 2 ईयर, अनटिल इन्फिनिटी। तो इसका रिडक्शन ये किसका है, परपेचुइटी का, क्योंकि जब अगर वो इनडेफिनिट है, इनफाइनिट है, तो फिर क्या होगा, वो परपेचुइटी में आएगा। तो प्रेफर्ड स्टॉक वैल्यूएशन फॉर द परपेचुइटी क्या होगा कि वैल्यूएशन ऑफ द बॉन्ड डिविडेंड ओवर द डिस्काउंट रेट। तो इसको एग्जांपल में हम अभी सॉल्व करते हैं। स्टॉक पीएस हैज एन 8% $100 par value issue outstanding. The appropriate discount rate is 10%. What is the value of the preferred stock? ठीक है। डिविडेंड P जो है वो क्या है, 10% पार वैल्यू है और 8% जो है वो उसका हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास डिविडेंड आ जाएगा, डिविडेंड बेस्ड ऑन पार वैल्यू। तो ये $100 इंटू 8% $8। डिस्काउंट रेट कितना है, 10%। तो फार्मूला जो हमने पढ़ा था इधर रिड्यूस्ड फॉर्म में V इज इक्वल टू div P ओवर KP, तो ये यहाँ पे उसी तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो $8 उसका डिविडेंड हो गया और डिस्काउंट रेट, तो हमारे पास वैल्यूएशन ऑफ द बॉन्ड फॉर परपेचुइटी क्या आ गई, $80। अभी कॉमन स्टॉक वैल्यूएशन, तो प्रेफर्ड स्टॉक वैल्यूएशन हो गया। कॉमन स्टॉक वैल्यूएशन, कॉमन स्टॉक रिप्रेजेंट्स अ रेसिडुअल ओनरशिप पोजीशन इन द कॉर्पोरेशन। तो इसमें क्या होता है, प्रो रेटा शेयर ऑफ फ्यूचर अर्निंग आफ्टर ऑल अदर ऑब्लिगेशन ऑफ द फर्म। अगर जो भी प्रॉफिट्स होता है, सारी ऑब्लिगेशन, लाइबिलिटीज, इंटरेस्ट, टैक्स पे करने के बाद शेयर के हिसाब से उसको वो डिवाइड कर देते हैं, तो ये वो इनकम होती है। और डिविडेंड्स क्या होते हैं, मे बी पेड आउट ऑफ द प्रो रेटा शेयर ऑफ अर्निंग। तो डिविडेंड जो है वो इसी प्रो रेटा जो शेयर अर्निंग है वहाँ से पे हो जाएगा। तो एक डिविडेंड इनकम हो जाएगा, दूसरा शेयर प्राइस हो जाएगा। तो ये कॉमन स्टॉक है, ये प्रेफर्ड नहीं है, इसमें कोई फिक्स्ड डिविडेंड डिफाइन नहीं हुआ हुआ। तो अगर फिक्स्ड डिविडेंड डिफाइन होगा तो वो प्रेफर्ड स्टॉक होगा, और अगर नहीं है डिफाइंड, प्रो रेटा बेसिस पे है, बेस्ड ऑन द अर्निंग्स ऑफ द फर्म, तो वो क्या होगा, वो कॉमन स्टॉक होगा। तो फिर कॉमन स्टॉक की वैल्यूएशन जो है वो कैसे होगी, व्हाट कैश फ्लोज विल अ शेयर होल्डर रिसीव व्हेन ओनिंग शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक, फ्यूचर डिविडेंड्स और फ्यूचर सेल ऑफ द कॉमन स्टॉक शेयर्स। जब वो स्टॉक शेयर सेल करेगा तो उससे जो इनकम आएगी वो होगा, और जो फ्यूचर डिविडेंड
उसका कैश फ्लो होगा। ये बहुत दफ़ा हम इसको डिस्कस कर चुके हैं जब हम कहते थे कि फर्म का गोल क्या है, टू इंक्रीज द प्रॉफिट्स ऑफ द शेयर होल्डर। तो उसमें डिविडेंड होता था और शेयर प्राइस। तो ये जब ये कैश फ्लो लेगा फ्यूचर डिविडेंड्स का और फ्यूचर सेल ऑफ स्टॉक शेयर्स का, तो क्योंकि हम वैल्यूएशन कर रहे हैं तो ये फ्यूचर कैश फ्लोज को हमने डिस्काउंट करना होता है। अभी डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल है। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल क्या होगा? बेसिक डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल अकाउंट्स फॉर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड्स। तो फ्यूचर डिविडेंड्स जो भी हैं उसकी हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर वो इन्फिनिटी तक है तो ये परपेचुअल होगा और इसका फिर फार्मूला जो है ना वो बड़ा इजी बन जाएगा। वो वैल्यूएशन ऑफ द बॉन्ड डिविडेंड फॉर 1 ईयर। तो लेट्स गो बैक। सो डिविडेंड, कैश डिविडेंड एट टाइम टी एंड के इक्विटी इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट। तो जो भी डिस्काउंट रेट है या रिक्वायर्ड रेट है वो के ही होगा। तो ये इन्फिनिटी तक होगा, ठीक है। तो उसका हमारे पास फैक्टर आ जाएगा और फिर ये डिविडेंड एट टाइम टी और इसका फैक्टर जो डिस्काउंट रेट का है और वो टाइम के फैक्टर से आ जाएगा। तो ये परपेचुइटी का होगा क्योंकि इसमें कोई नंबर ऑफ ईयर्स या मैच्योरिटी जो है ना वो डिफाइन नहीं है। द बेसिक डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल एडजस्टेड फॉर द फ्यूचर स्टॉक सेल। अभी जब ये डिफाइन होगा तो फिर आपका एक तो डिविडेंड इनकम जो है आप उसको डिस्काउंट करके उसकी वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होंगे और फिर आपकी शेयर जो प्राइस है फ्यूचर स्टॉक सेल है उसको आप जो है वो डिस्काउंट कर रहे होंगे। तो दो चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो एन क्या होगा? द ईयर इन विच द फर्म्स शेयर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड। वो कोई सा भी ईयर हो सकता है, 10, 20, 30। और प्राइस एन क्या होगा? एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस इन ईयर एन। तो जब आप उसको सेल करने जा रहे हैं उस साल में एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस होगी। डिविडेंड ग्रोथ पैटर्न असम्पशंस। अभी इसमें कोई ग्रोथ नहीं है, इसमें सिर्फ एक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टर का दिया हुआ है और इसमें कोई ग्रोथ का फैक्टर नहीं है। अगर ग्रोथ को हम जो है वो कंसीडर करते हैं तो उसमें दो चीज़ें होंगी। या तो कहेंगे कि देयर इज नो ग्रोथ, द सेकंड थिंग देयर कैन बी अ कांस्टेंट ग्रोथ, एंड थर्ड देयर कैन बी ग्रोथ फेजेस। फेजेस फॉर एग्जांपल कि ग्रोथ जो है वो 5% से उसको इंक्रीज हो रही है और कभी जो है वो 10% से, तो उसमें ग्रोथ फेजेस आ जाएंगे। कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल जो है इसमें क्या होगा कि आप ये कांस्टेंट ग्रोथ रेट जो है ना वो इसको कंसीडर करेंगे। तो इसमें डिविडेंड आ जाएगा 0 पे, यानी कि करंट जो है उसके बाद वो ग्रो कितना हो रहा है। तो ग्रोथ जो फैक्टर होगा जो कांस्टेंट है उसके साथ वो उसका फैक्टर होगा, उससे डिवाइड मल्टीप्लाई होगा उस फैक्टर से, और वो ईयर 1 पे होगा, ईयर 2 पे, और ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो फिर हमारे पास जो शॉर्ट फॉर्म में क्या आ जाएगा कि डिविडेंड 1 पे हमने ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। डिविडेंड पेड एट टाइम 1, उसके बाद कांस्टेंट ग्रोथ रेट है, कांस्टेंट ग्रोथ रेट है तो वो सेम रहेगा, और इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो इन्वेस्टर एक फैक्टर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उससे हम माइनस करेंगे ग्रोथ रेट, और जो डिविडेंड पेड एट टाइम 1 है उससे हम ये फैक्टर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यूएशन आ जाएगी। एग्जाम्पल में हम अभी इसको समझते हैं। Stock CG has an expected dividend growth rate of 8%. Each share of stock just received an annual 3.24 dividend. Just received an annual 3.24 dividends. तो इस एग्जाम्पल में कांस्टेंट ग्रोथ का तो उसने बताया कि जस्ट रिसीव्ड एन एनुअल। तो ये जस्ट रिसीव्ड एन एनुअल क्या है? ये आपका D0 है, डिविडेंड एट करंट ईयर विच इज 0। द एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट इज 15%। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कॉमन स्टॉक? अभी कांस्टेंट ग्रोथ के साथ है, तो हमने क्या करना है, हमने जो फार्मूला था हमारा, हमने वो डिविडेंड एट पीरियड 1 कैलकुलेट करना है। तो हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 8 का है, तो जो डिविडेंड एट करंट ईयर D0 है उसका हमने ग्रोथ रेट जो है उससे हमने ईयर 1 पे या पीरियड 1 पे उसका डिविडेंड जो है वो कैलकुलेट किया। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ द कॉमन स्टॉक जो है विद ग्रोथ हमने निकाली। D1 हमारे पास आ गया $3.5, और उसके बाद हमने जो फैक्टर है वो लिया, क्या लिया? डिस्काउंट रेट से हमने माइनस किया ग्रोथ रेट।
और फिर हमारे पास ये वैल्यूएशन ऑफ द कॉमन स्टॉक आ गई। तो ये ग्रोथ के फैक्टर के साथ है। हमेशा ग्रोथ में क्या होगा कि हमने डिविडेंड जो करंट होगा एट ईयर 0 उसको हमने ईयर 1 का डिविडेंड कैलकुलेट करना है, तो वो ग्रोथ रेट जो होगा उसके हिसाब से वो ग्रो होगा, और फिर हमने डिस्काउंट रेट से ग्रोथ रेट माइनस करके एक फैक्टर को डिवाइड करना है जो हमें वो डिविडेंड आएगा एट ईयर 1। तो इस सेशन को हम इसी तक रखते हैं, क्योंकि हम अगर इसको कंटिन्यू करेंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। तो आप इसको स्लोली यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये आगे कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे, तो ये कॉन्सेप्ट आपको ग्रैब करना है। तो आई होप दैट आपको इन सब की समझ आई होगी, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें। तो हमें मतलब एक कमेंट मिला था कि न्यूमेरिकल्स या एग्जांपल्स नहीं कर रहे, तो ये है कि पहले कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, उसके बाद हम जो पास्ट पेपर्स होंगे या कुछ हम एग्जांपल या कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है जहाँ पे हमारे सारे कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सरसाइज हो, वो हम इंशाल्लाह उसका सलूशन आपको देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।